दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज हम ना अकाउंटिंग रेशोस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रेशोस क्या हैं, कैसे कैलकुलेट, बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है। धीरे धीरे हम उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। आज इसके कुछ बेसिक पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब कंपनी ने बना लिया स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसको कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी पार्टनरशिप है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह देते हैं ना, यानी इनकम स्टेटमेंट हम कह लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस वो बन गया। उसके बाद बैलेंस शीट बन गई। देखो, इससे हमें ना ये समझ आ गया, जैसे बैलेंस शीट से ये समझ आ गया कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये पता चल गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये पता चल गया ये सारे खर्चे हैं, ये नेट प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब बातें पता चली। लेकिन होता क्या है ना कि ये एनालिसिस करने के लिए ना कंपनी की परफॉर्मेंस जब आप चेक करना चाहते हो तो इतना काफी नहीं है ना, हमें और डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशोस जो है ना, ये जो इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं ना, इनको एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा टूल है। माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम ये एनालिसिस जो करते हैं अकाउंटिंग रेशोस के थ्रू। और भी टूल्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वगैरह वगैरह और भी है। लेकिन रेशोस एक अच्छा कॉमनली यूज्ड टूल है, ठीक है। कौन यूज करता है इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको। ओनर यूज करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स कह लीजिए अगर कंपनी है तो। हाँ, बैंक हो गया जिन्होंने लोन देना है, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज है जिनके अपने अपने इंटरेस्ट है, वो रेशोस को यूज करते हैं, ठीक है। एक बात मैंने आपको ये बताई। आगे हम बात बताते हैं कि रेशोस जो है ना, इसको हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज हो गई? 4 कैटेगरीज। ब्रॉडली बहुत सारी रेशोस होती हैं, लेकिन उनकी कैटेगरीज जो हैं वो नॉर्मली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन से होते हैं? हालांकि और भी हो सकते हैं, बट मैं आपको ज्यादा वो बता रही हूँ जो कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। देखिए, वो कौन सी वाली हैं कैटेगरीज? वो कैटेगरीज हमारी आती है सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, देखो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी, यानी ये रेशोस जो है ना, ये डिटरमाइन करती हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की क्षमता, एबिलिटी क्या है। नॉर्मली इन रेशोस को हम परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं, जैसे 60%, 15%, 20%, वॉटेवर परसेंटेज में इनका आंसर आता है, ठीक है। दूसरी रेशोस जो होती हैं वो हमारी होती हैं टर्नओवर रेशोस। टर्नओवर रेशोस को ना हम एक्टिविटी रेशोस भी कहते हैं। मैं यहां लिख दूं, एक्टिविटी रेशोस भी कहते हैं। क्या होता है एक्टिविटी? माने ये रेशोस ये बताती हैं कि बिजनेस की एक्टिविटीज कितनी फास्ट है। क्योंकि दोस्तों याद रखो, जो बिजनेस जितनी फास्ट एक्टिविटीज करेगा, एक्टिविटी से एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेस करना, बेचना, ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा से खरीदना, फिर बनाना, फिर बेचना, ऐसे करके ये हो गया उसकी एक्टिविटीज। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स का लूं तो पहले सेल्स करना, फिर उनसे पैसे कलेक्ट करना डेटर से, ये एक हो गई। यानी एक साइकिल, जो भी साइकिल है, ऐसे परचेज करना, उसकी पेमेंट करना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, जो टर्नओवर हम जिसको कहते हैं, इससे हमें पता चलता है। अब इससे नाम से समझ आ रहा है ना कि ये रेशोस का आंसर जो है टाइम्स में आता है। जैसे मैं कहूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अभी हम सारे नाम धीरे धीरे करते जाएंगे अपने वीडियोस में ग्रेजुअली। तो जैसे टर्नओवर रेशो, मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स, 5 बार, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में जिस चीज की भी जो सेड हमारी कॉन्सेप्ट है, जो सेड रेशो है, वो कितनी बार वो चीज रिपीट हुई, वो पता चलता है हमें एक्टिविटी रेशोस के थ्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विडिटी रेशोस। लिक्विडिटी रेशोस ना ये बताती है कि फर्म की कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है टू पे करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज जानते हो ना, करंट लायबिलिटीज क्या होती है? करंट लायबिलिटीज होती है जैसे मान लो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, यानी कितने एसेट्स हैं जिनसे इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, देखो हम इनको ना ग्रेजुअली वन बाय वन लेंगे और समझाएंगे। अभी मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ। ये जो रेशियोज होती हैं, जो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आती है, इनका आंसर जो होता है रेशियो में आता है, जैसे 2:1, 3:1, 4.5:1 वगैरह रेशियो में आता है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली आती है सॉल्वेंसी रेशियोज। जो सॉल्वेंसी रेशियोज है ना, ये बताती हैं कि फर्म के पास कितनी एबिलिटी है टू पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसके अंदर और बड़ी सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब डिस्कस करते हैं। बट अभी क्योंकि हम बड़ी बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज की मीट करने की कैपेसिटी पता करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है मेजरली पता करते हैं कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है फर्म के पास, और फर्म के पास कितनी कैपेसिटी है उनको पे करने की। प्लस इसके अलावा हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि फर्म जो है मान लीजिए उसके डेट और इक्विटी में आप कितना है, कितना डेट है, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, शेयर होल्डर्स का फंड्स कितना है, ये सब पता करते हैं। तो ये चार मेन कैटेगरीज हो गई। ये पहले फटाफट से इनको आप देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी बताती है, एक्टिविटी जो एक्टिविटीज को बताती है, लिक्विडिटी जो है वो करंट लायबिलिटीज को मीट करने की कैपेसिटी बताती है, और जो सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं वो लॉन्ग टर्म में लायबिलिटीज कैसे मीट कर पाएंगे इसको बताती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। ठीक है, ये इसके बारे में हमें बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे बताते रहेंगे। ये मैंने कुछ आपको बेसिक बात बताई है। ठीक है, अच्छा आगे दोस्तों, अगली बात देखो, कोई भी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ना आपको कुछ खास बातें तो पता होनी चाहिए ही। ठीक है, तो वो क्या खास बातें हैं कि जिनके बिना ना आप रेशियो स्टार्ट मत करना। देखो एक बात याद रखो, फाइनेंशियल जो रेशियोज है ना, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आधारित है। माने कहने का मतलब है इसके बारे में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह लो या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कह लो, इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, और इसके अलावा बैलेंस शीट की। इसके बाद ही आप रेशियोज कैलकुलेट करोगे, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊं कि वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है, बट राइट नाउ मैं आपको एक बार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बहुत सिंपल सी बातें बता दूं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, हमें पता है ये जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो ये रूल फॉलो करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, अगर मैं इसके देखूं तो क्या क्या आता है, डेबिट में सारे खर्चे आते हैं। देखो खर्चों में सबसे पहले हमने कह दिया ओपनिंग इन्वेंट्री आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इस साल का पिछले साल खरीदी थी इन्वेंट्री जो इस साल यूज होगी। उसके अलावा फिर इसके अंदर आती है नेट परचेजेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनके बारे में बहुत डिटेल में अपने अलग वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे ना तो वो देख लो। देखो रेशियोज को समझने के लिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो समझना बहुत ही जरूरी है, तो उनको जरूर एक बार देख लेना, तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अभी तो मैं बड़ा ब्रीफली आपको बातें बता रही हूँ कि जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। क्रेडिट साइड में हमारा आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या मतलब है? सेल्स जिसको हम कहते हैं कि भाई गुड्स की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि भाई गुड्स बेच के या जो भी सर्विसेज आप बेचते हो, गुड्स बेचते हो, उससे कितना पैसा आया। और यहाँ पर हमारा आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और हमें पता है कि इनका जो डिफरेंस आता है वो हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम ना रेशियोज निकालते हैं जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो भाई मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट तो करना आना चाहिए ना। या कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होता, इनडायरेक्टली होता है, तो वो जब तक कैलकुलेट नहीं करना आएगा ना तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है P&L अकाउंट। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया, और यहां पर अब मैं लिख दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो जब हम 11th में होते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तो ऑपरेटिंग
और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जानना मुझे इसलिए जरूरी है, देखो याद रखना ये सब चीजें भी ऑपरेटिंग है, लेकिन क्योंकि ये तो ऑलरेडी आ गई ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय माइनस हो गई, तो इनका अब आप कुछ नहीं करोगे, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लूं तो मेरा निकल आता है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों अगेन मुझे जानना जरूरी है, मुझे इसलिए जानना जरूरी है, मुझे ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी होती है। तो भाई जब तक मुझे जो है पता नहीं होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें समझाई हैं। ये अभी तो मैं आपको बड़ा जिस्ट बता रही हूँ क्योंकि रेशो समझना है तो इनको जानना जरूरी है। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उन वीडियोस को देख लो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से कर पाओ और हमें लॉजिकली क्लियर हो जाए, ना केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों कल को हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन जाते हैं बिजनेस के, तो वहां ये बातें आनी जरूरी हैं। एज इन्वेस्टर्स भी तो हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए, वहां भी इनकी जानकारी जरूरी है। ठीक है, अच्छा चलो मैं आगे चलूं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया, मैं आगे इसी को बना रही हूं। ये मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला, अब ये जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला इसमें से अब मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दूं, जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट हो गई हमारी, है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर मेजरली आपका आ जाता है इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट जो हमारी होती है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग माइनस हो गया। इसी तरीके से अदर इनकम्स जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, अदर इनकम्स वो हमने ऐड करी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो हमारा निकल आया नेट प्रॉफिट। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक हमारी रेशियो आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये कह लो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 है। तो अगर मुझे ये बेसिक जानकारी होगी तभी हम जो है ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस अगर आपने रेशियोज करना है तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ये कह लो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जो है उसके बाद बनाती है उसके बाद बनाती है बैलेंस शीट। तो मैं अब आपको बताऊं कि बैलेंस शीट में मेजरली क्या क्या बातें आती हैं। देखो बहुत सारी पॉइंट्स हैं, हम धीरे धीरे उसके वीडियोस डालते जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ कि रेशो के लिए इतना तो आना ही चाहिए, तभी रेशोज आप कर पाओगे। तो देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है। वैसे तो कंपनी जो वर्टिकल फॉर्म में बनाती है, बट अभी सिर्फ समझाने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको बताई ये बात। बैलेंस शीट को जो है अगर आप देखो तो कंपनी जो है लाइबिलिटी साइड को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करती है। कौन सी, एक तो शेयर होल्डर्स फंड्स जिसके अंदर की कंपनी की शेयर कैपिटल आ जाती है, रिजर्व्स आ जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड का, जो पैसा शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, तो एक तो उन्होंने कैपिटल दे रखी है, इसके अलावा जो भी रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो सब उन्हीं के तो हैं, तो वो आ जाते हैं। ठीक है, एक बड़ी चीज इसके अंदर ये होती है। दूसरी इसके अंदर बड़ी चीज आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर कंपनी ने कोई लोन्स वगैरह ले रखे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, वो आता है। तीसरी बड़ी चीज आती है लाइबिलिटी साइड में, क्या, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप एसेट साइड में देखो दोस्तों, तो एसेट साइड में पहली बड़ी चीज आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर हमारे सारे फिक्स्ड एसेट्स आ गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, हाँ कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें वो सब आते हैं इसके अंदर। एसेट साइड में दो बड़ी चीजें होती हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा आता है हमारा करंट एसेट्स। आपको ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी रेशियोज ना जब आप करोगे जिसमें आपको बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में 3 बड़ी चीजें लायबिलिटी साइड में क्या होती हैं और एसेट साइड में 2 बड़ी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ टर्म्स जो हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि
हमें पता है शेयर होल्डर्स फंड्स एंड, मैं यहां लिखूं शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीटली साइड में लिख दूं, ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ ना, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जगह पर हम यूज करेंगे एक टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है दोस्तों कि बिजनेस ने लंबे टाइम के लिए पैसा कहां से लिया। तो देखो दो चीजों से मेजरली लिया होता है, एक तो जैसे कि मैंने कहा शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि तो मालिक ने ही पैसा दिया है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपका आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत जरूरी है, बात याद रखना, क्योंकि बहुत जगह पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, ठीक है। एक तो ये, ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात आपको और पता होनी चाहिए टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब होता है कंपनी ने जितना पैसा कुल मिला के बाहर से ले रखा है। तो देखो बाहर से दो तरीके का पैसा लिया हुआ है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज का और दूसरा करंट लायबिलिटीज का। यानी टोटल डेट जो होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, उसका मतलब होता है वैसे तो सिंपल भाषा में कि जो पैसा डे टू डे यूज के लिए बिजनेस ने लगा रखा है, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और भी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, ये सब चीजें। इसका फॉर्मूला जो होता है नेट वर्किंग कैपिटल का वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो निकल आती है आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आज आपको सिर्फ ये समझाया कि रेशोज क्या हैं। रेशोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीपली समझने का एक तरीका है ना, एक टूल है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बिजनेस के बारे में पूरी बातें नहीं बता पाती हैं। इसलिए उनको इन डेप्थ समझने के लिए हम रेशोज का यूज करते हैं, अकाउंटिंग रेशोज का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको उसकी 4 कैटेगरीज बताई और फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ब्रॉडली क्या क्या आता है, ठीक है। हम अपने अगले वीडियोज में अब धीरे धीरे क्या करेंगे, रेशोज को लेते जाएंगे। जैसे पहले हम ले लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, उसको समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन कर करके देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर अब जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो हम सब करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते जाना, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको पता चल जाए, ठीक है। ये आज का जो था ना, आज मुझे सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देनी थी ताकि आप जो है गियर अप हो जाएं हमने अगली रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप धीरे धीरे सारी रेशोज को समझते जाओ, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जो बात कहना चाहते हैं वो भी कह दीजिएगा ताकि हम उसे देखें और हम आपसे उस पर अकॉर्डिंगली अगली वीडियो वैसे भी बनाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।